तो इसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है वायर जो है स्ट्रिंग बंधी हुई है और ये वायर लटका हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये जो है स्ट्रिंग में कोई टेंशन ना हो, तो टेंशन क्यों नहीं होगा? वेट कहाँ काम करेगा? डाउनवर्ड्स काम करेगा, ऊपर फोर्स F काम करेगा। तो वही F होगा हमारा IBL इज इक्वल टू mg। ठीक, तो जब दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो वहाँ टेंशन जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है काफ़ी। ये कोई वायर है इंक्लाइंड प्लेन पे से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो है कि कितना जो फार्मूला, जैसे अब इसको हम जब करेंगे तो रिएक्शन फोर्स अब और हो जाएगा, फोर्स इधर खो गया, इसको रिजॉल्व करेंगे F cos थीटा इधर आएगा mg sin थीटा। ठीक, तो यही जो F cos थीटा होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? mg। तो अब F की वैल्यू क्या होती है? IBL हो जाएगा। तो IBL cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद किए रहिएगा। अब इसमें जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े एक बार फिर से रिवाइज कर डालिए। ठीक, फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा बताइए? नहीं, लॉरेंज वाले से आइए। पहला तो ये पढ़ा F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। इसी में जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी वी साइन थीटा। अब इसी का वेक्टर नोटेशन करें तो Q बाहर कर लीजिए, इन ब्रैकेट E प्लस बी क्रॉस बी हो गया। ठीक, ये फोर्स हो गया। अब इसके हम एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया कि थीटा की वैल्यू 0 180 डिग्री हो, तो उस समय फोर्स की वैल्यू 0 होती है, पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। सेकेंड कंडीशन, जो सेकेंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा 90 डिग्री पे इंटर करता है उस समय दो फोर्स काम करते हैं, एक लॉरेंज फोर्स, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो वहाँ से रेडियस का फॉर्मूला याद कर लीजिए कि R इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। एम मास ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी, क्यू चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब यहाँ से आप मोमेंटम निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, जो भी आपसे पूछा जाए यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला एप्लीकेशन है कि 0 180 एंड 90 के अलावा किसी एंगल पे इंटर करता है तो हेलिक्स बनाता है, और वहाँ पर जो फार्मूला रेडियस का आता है R इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी आता है। ये तीन एप्लीकेशन आपके हो गए। ठीक, इसके बाद जब जो है ये तीनों एप्लीकेशन, पहला हो गया थीटा 0 180 होगा स्ट्रेट लाइन, 90 होगा तो सर्कुलर, और इनके अलावा होगा तो क्या होगा? हेलिक्स होगा। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इसमें ये आ जाता है कि जब बी और बी परपेंडिकुलर होते हैं, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और बी एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ से v इज इक्वल टू ई अपॉन बी, ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा? अनएक्सिलरेटेड, मतलब एक्सेलेरेशन 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। तो इनमें से कोई कंडीशन लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग, कोई वायर है, कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है, तो वहाँ पर फार्मूला होता है F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पर यह अब इसमें भी जो थीटा 0 होगा 180 डिग्री होगा, तो वहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इसका वेक्टर नोटेशन क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू I बाहर L क्रॉस B, और यहाँ राइट हैंड रूल से फोर्स का फार्मूला हम निकाल सकते हैं। इसके बाद दो पैरेलल वायर, तो दो पैरेलल वायर के बीच का फार्मूला जो फोर्स का होता है वो होता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। यदि न्यूटन में आंसर फोर्स दिया जाए तो L रखेंगे, और न्यूटन पर मीटर होगा तो F अपॉन L निकाला करेंगे। तीसरी चीज़ है, दो पैरेलल वायर हैं और उन पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो रही है, तो सेम में क्या करेंगे? मैग्नेट में सेम में क्या करते हैं? रिपेल। तो यहाँ सेम में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। करंट अपोजिट जा रही है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये आपका हो गया फार्मूला। और इसके बाद जो लास्ट में ये फार्मूला आया है, ये वाला, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि निकालना वहाँ टाइम लगेगा। ये हो जाएगा IBL cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर ये आता है तो mg इज इक्वल टू F, और दो पैरेलल वायर हवा में लटके हुए हैं, वहाँ पर भी हो जाएगा mg डाउनवर्ड्स काम करेगा, और फोर्स जो है दो पैरेलल वाला वहाँ लगाएंगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L लगाएंगे। तो ये एप्लीकेशंस हो गए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं
जो है मैग्नेटिज्म में, अब ये चैप्टर में देखिए ध्यान से, इस चैप्टर को हम लोग कंपेयर करके याद कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करेंगे। जो रोल वहाँ पर चार्ज का है वही रोल यहाँ पर स्मॉल एम का। स्मॉल एम को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। इप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ म्यू नॉट है। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻7 होती है। जो रोल यहाँ ई का है वही रोल यहाँ बी का है। अब इसके बाद आते हैं, ये जो है डाइपोल है, -q + q, डायरेक्शन -q2 + q, p = q × 2l होता है। यहाँ पर 2l लिया जाता है लेंथ, इसलिए कि हमें आधा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2l होता है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 2l, तो p = q × 2l होता है। इसके बाद यहाँ बार मैग्नेट पे आ जाते हैं। बार मैग्नेट में भी यही हो जाएगा, m = m × 2l। जो रोल यहाँ P का है वही रोल यहाँ M है, मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ हो गई, तो m = m × 2l। डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। हम साउथ को मान लेते हैं माइनस चार्ज और नॉर्थ को मानते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद कोई डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा गया है, तो टाउ = क्या होता है? P sin थीटा, और यहाँ टाउ = क्या हो जाएगा? MB sin थीटा। अब इसके बाद आते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल हमारा रोटेट कराया जाता है, तो रोटेट कराएंगे, W = क्या हो जाएगा? P इन cos θ1 - cos θ2, और यहाँ भी हो ही जाएगा W = MB cos θ1 - cos θ2। फिर इसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी U = क्या हो जाएगा? -PE cos θ, यहाँ भी U = -MB cos θ। इसके बाद स्टेबल और अनस्टेबल दोनों में सेम होता है। 0 डिग्री पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वर्ड यूज करें तो थीटा 0 ले लिया करो स्टेबल, और अनस्टेबल करें तो 180 डिग्री। 90 डिग्री पे इक्विलिब्रियम ही नहीं होता है। तो कहने मतलब इक्विलिब्रियम हमारा दो तरीके का हुआ, स्टेबल और अनस्टेबल। 0 पर स्टेबल और 180 पर अनस्टेबल। तो ये याद किए रहिएगा। अब इसके बाद आते हैं, किसी डाइपोल को वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन। एंड ऑन का फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ऐसे यहाँ आ जाएंगे, तो BA = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³। यहाँ पर एंड ऑन की वजह से जो होता है डायरेक्शन -q2 + q, यहाँ साउथ टू नॉर्थ होता है, ध्यान दे रहिएगा। इसके बाद आते हैं ब्रॉड ऑन। ब्रॉड ऑन में डायरेक्शन हो जाएगा +q2 - q, और फार्मूला हो जाएगा EB = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p/r³। यहाँ हो जाएगा BB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/, दोनों डिफरेंस क्या है? वहाँ 2m था और यहाँ m था, और दोनों का रेशियो क्या होता है? 2/1। देखिए यहाँ भी 2/1। इसके बाद जनरल फार्मूला किसी एंगल पे निकालना है, तो एंगल पे निकालना है तो E = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p/r³, ब्रैकेट में इधर खिसक गया है, ब्रैकेट में √3 cos² θ +1। यहाँ भी वही आएगा, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r³ इन ब्रैकेट 3 cos² θ +1। ठीक, तो ये दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। अब एक बार फिर से याद कर लिए जो कंपेयर किया है। चलिए बताइए कि जो है, जो E है वही रोल वहाँ B का है, जो P का है वही रोल वहाँ M का है। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? M = m × 2l। M पोल स्ट्रेंथ है, 2l लेंथ हो गई। इसके बाद टाउ का फार्मूला क्या होगा? टाउ = MB sin θ। इसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला U = -MB cos θ। फिर इसके बाद आते हैं वर्क डन का फार्मूला W = MB इन ब्रैकेट cos θ1 - cos θ2। क्लियर हो गया? और इसके बाद एंड ऑन पोजीशन पर BA = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³। ब्रॉड ऑन की वजह से क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r³। दोनों का रेशियो क्या होगा? 2:1। एंड ऑन में डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ टू नॉर्थ, और ब्रॉड ऑन में नॉर्थ टू साउथ। अब कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर हम मैग्नेट और कॉइल का कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, थीटा जब 0 होगा तो उसको क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। 180 क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? कॉइल और मैग्नेट को कंपेयर कर रहे हैं।
तो यहाँ जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला होता है m इंटू 2l। ठीक, ये होता है m इज इक्वल टू m इंटू 2l। यहां होता है m इज इक्वल टू NIA। n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, I हो गया करंट, A हो गया एरिया। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया m इंटू 2l बार मैग्नेट का, और ये किसी क्वाइल का हो गया NIA होता है। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ फार्मूला देखिए, यहाँ हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, और यहाँ भी टाउ इज इक्वल टू MB, बस m की वैल्यू दोनों में चेंज हो जाएगी। यहाँ m NIA हो जाएगा, वहाँ m इंटू 2l हो जाएगा। ठीक, थीटा जो है ये जो है इसका एक्सिस हो गया, और ये b हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग वर्क डन का, सेम फॉर्मूला वहाँ पे भी यहाँ पर भी, टाउ इज इक्वल टू W इज इक्वल टू MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और यहाँ भी वही आया cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। बस एक चीज यहाँ ये ध्यान दिए रहिएगा कि जो थीटा के बारे में कह रहे हैं, ये जो थीटा होता है, जैसे यहाँ पे जो थीटा देखिए, ये थीटा हमारा DS और B के बीच का है। तो क्या करते हैं, यहाँ थीटा दे देते हैं प्लेन से, जो प्लेन से दे दिया करें 90 में से उसको माइनस कर दिया करो। जब भी दिए हैं तो ये गड़बड़ करते हैं। हमारा जो थीटा होता है वो DS और B के बीच होता है, प्लेन से जब दे देंगे तो वहाँ पर 90 से माइनस। और दूसरी बात और कि जब कोई कॉइल फ्रीली लटकी हुई है तो समझ लो थीटा 1 की वैल्यू 0 होगी। कहते हैं फ्रीली लटकाई गई है, 180 डिग्री रोटेट करा दी जाती है, तो इसका मतलब थीटा 1 0 हो गया और थीटा 2 क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ? अब आते हैं रिलेटिव परमिटिव, ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है इस पर, जो है ये सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर। हाँ, ये ससेप्टेबिलिटी काई जो होता है I अपान H होता है। ठीक, तो H हो गया आपका वही इंटेंसिटी ऑफ, I हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और H होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है। ये फॉर्मूला म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। इससे कोई मतलब नहीं, इस पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, इस पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर यह दिया गया है एंडान, वही जो हमने आपको बताया था tan फाई इज इक्वल टू V वर्टिकल अपान, वैसे अर्थ मैग्नेटिज्म हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको याद करेगा, BH हार्जेंटल कंपोनेंट, B cos फाई वर्टिकल कंपोनेंट, B साइन फाई। टेंजेंट ला ये नहीं आएगा, हाँ इसका एप्लीकेशन आता है। और ये टेंजेंट गैल्वोमीटर क्या होता है कि एक जो है कॉइल है उसके बीच में आपका निडल रखी रहती है, जब हम करंट फ्लो करते हैं तो निडल मूव करती है, और वहाँ से एक्चुअली ये टेंजेंट लॉ पे बेस्ड है। और टेंजेंट लॉ जो हो गया, जैसे ये होता है कि आप मैग्नेट कैसे लटकाएंगे तो ये नॉर्थ साउथ टिकेगा, यदि हम कोई फील्ड ईस्ट वेस्ट में करते हैं तो ये इसे रोटेट कर जाता है, समझो यही टेंजेंट लॉ है। और यहाँ पर क्या करेंगे कि BH tan थीटा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, बस इतना याद किया रहिएगा कि BH tan थीटा इज इक्वल टू B। अब किसी क्वाइल का B आपको मालूम है क्या होता है, म्यू नॉट अपान 2 NI अपान R। बोलिए, म्यू नॉट अपान 2 NI अपान R। इससे हम क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं, और टेंजेंट गैल्वोमीटर को हम पोल पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसकी सेंसिटिविटी 45 डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इधर आ नहीं रहा है, पहले आता था, बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं है, ये सब नहीं आएंगे आपके। हाँ, अब आते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे भी हम लोग फील्ड वगैरह निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करते हैं। फार्मूला हमारा होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपान MBH। ध्यान दिए रहिएगा, BH जो है हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे कोई ऐसे लटका हुआ है मैग्नेट, इसको थोड़ा सा हम छेड़ देंगे, ऐसे कर देंगे तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा हार्जेंटल कंपोनेंट वाली फील्ड के अलोंग। तो यहाँ BH जो हो गया क्या हो जाएगा, हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ फील्ड होती है। अब ये जो है क्वेश्चन, यहाँ पर तीन चीज़ें, तीन फैक्टर हमारे पास हैं, I है, M है और B है। ये I और M जो होता है वो एक बात का होता है, किसका होता है, मैग्नेट का होता है। मैग्नेट में छेड़छाड़ करोगे तो I और M बदलेगा। और दूसरा हमारा BH होता है, ये हो गया हमारा हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ फील्ड हो जाती है। ये आपका फील्ड में चेंज करेंगे तब यहाँ पे आएगा, फील्ड में चेंज करेंगे तो इस BH में आएगा, और मैग्नेट चेंज करेंगे I और M में आएगा। तो कैसे चेंज होता है, अब इधर देखिए, जैसे ये दो मैग्नेट हैं, अब इन दोनों मैग्नेट को हमने क्या किया,
ऐसे रख दिया है ये, ठीक। अब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये भी साउथ है, ये नॉर्थ है, इसका आपका m1 है, ये आपका m2 है। तो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मास है, उससे डायरेक्शन कोई लेना देना नहीं है। 2 और 3 मिलके 5 किलो होता है, तो बस वैसे होगा। तो एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ जो है, अब यहाँ पर रख दिया, अब ये फॉर्मूला नहीं याद करना है, बस उसी से सफिशिएंट। अब दोनों यहाँ क्या क्या अपोजिट है, इधर साउथ टू नॉर्थ, इधर को है साउथ टू नॉर्थ अपोजिट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा हो जाएगा m1 माइनस, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा I1 प्लस, ठीक। ये हो गया। अब ये नहीं याद करना, बस इसको ध्यान दीजिए। इसके बाद है जो है फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड यहाँ अप्लाई कर देंगे और फील्ड अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये BH हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो नेट फील्ड हो जाएगी B प्लस BH। और इसके बाद जब हम यहाँ अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, B माइनस BH। ये फील्ड में हमने चेंज किया, उसके लिए हुआ। फिर इसके बाद क्या आते हैं कि जब हम, चाहे इसको रट लो चाहे न रट लो, कि मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि इसको हम जो है n काट देते हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/√n, इसको याद करो, डायरेक्ट निकाल लोगे, अदरवाइज थोड़ा सा एक स्टेप आपका बढ़ेगा। अच्छा, इसमें एक दो चीज छूट गई है, उसको हम बता दे रहे हैं आपको। ये मैग्नेट को आप हॉरिजॉन्टली ऐसे डिवाइड करिए या वर्टिकली डिवाइड करिए, ऐसे, ठीक। तो मैग्नेटिक मोमेंट यदि 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो m/2, 3 में करोगे m/3, 4 में करोगे m/4। क्लियर हो गया, इसको रटे रहिए। 2 में हो जाएगा m/2, 3 में होगा m/3, चाहे जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मामला अलग होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मान लीजिए इसका I है, अब I इज इक्वल टू यहाँ लगाएंगे ml²। मान लीजिए ये केस हम लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर I डैश हमारा हो जाएगा, आधा करोगे, ये m यहाँ पर मास हम लिए हैं, तो ये m/2 और l की जगह वही रहेगा l², तो ये हो जाएगा I/2 हो जाएगा। कहने का मतलब इस केस में तो I/2 होगा, हॉरिजॉन्टल में I/2, लेकिन वर्टिकल में I/8 हो जाता है, ठीक। तो ये रटे रहिएगा, टाइम बचेगा आपका। मैग्नेटिक मोमेंट तो नहीं कोई झंझट है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हॉरिजॉन्टल हम डिवाइड कर रहे हैं तब तो I/2, और वर्टिकल डिवाइड करें तो I/8 हो जाएगा। ऐसे फिर I/27 हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल करोगे 3 पार्ट में तो I/3 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्यूरी ला काई इज इक्वल टू C/T, ठीक। और क्यूरी ला मतलब कि ये काई जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है। और यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर ये बहुत पूछा जाता है कि जिसके ऊपर जाने पर जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में बदल जाते हैं, पैरा में, उसको क्या कहा जाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। तो ये कई बार पूछा गया है। इसके बाद क्यूरी वीजला, इसमें क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो है ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। तो कुल मिला के ये क्यूरी ला किसके लिए काम करता है, ये पैरा के लिए काम करेगा, और ये किसके लिए काम करेगा, ये फेरो के लिए काम करेगा। और डाया के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, डाया में क्यूरी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर कोई फील्ड डेवलप नहीं होती, मैग्नेट से दूर भागता है। जैसे किसी का आवारा लड़का है तो वो साधु संतों के पास नहीं जाएगा, वही कहानी इनकी है। तो डाया में कोई चेंज नहीं होता है, क्या हो गया, पैरा और फेरो में। तो ये चीज़ याद करना। कर्व, और इसका भी कर्व जो है छूट गया है, तो कर्व याद कर लीजिएगा। जैसे पैराबोलिक कर्व होगा वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक। ये सब नहीं आ रहे हैं, वैसे याद करना चाहिए। हो tan phi डैश इक्वल टू tan phi अपॉन cos बीटा, phi डैश अपरेंट डिप हो गया, phi ट्रू एंगल डिप हो गया, बीटा एंगल मेड बाय द वर्टिकल, ये हो गया आपका। तो एक बार इसको फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले फार्मूला हमारे पास जो मैग्नेटिक उसमें आया वो तो एक तो हमने कर ही लिया है, जहाँ कंपेयर किया था। पहला फार्मूला बताइए क्या था,
m, कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2l। दूसरा फॉर्मूला क्या था, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या था, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। फिर वर्क डन फॉर्मूला क्या था, w इज इक्वल टू एम बी इन ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। जब यही कॉइल के लिए हम ले लेते हैं तो m की वैल्यू हो जाएगी एन आई ए, और जब मैग्नेट की बात करेंगे तो कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी m इंटू 2l। दोनों डिफरेंस इतना ही से है, ठीक। इसके बाद एन डान का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बताओ, b इज इक्वल टू बी ए हम कह देंगे, बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान आर क्यूब, और डायरेक्शन हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। इसके बाद ब्रॉड ऑन का फॉर्मूला क्या पढ़ा, बी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान आर क्यूब। इसके बाद बी ए अपान बी वी का रेशियो क्या हुआ, 2:1। इसके बाद दोनों एंगल दिया गया हो तो क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक, आई अपान आर क्यूब, सॉरी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक, m अपान आर क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक, हाँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पे आ जाते हैं। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपान एम बी एच। बी एच मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, और m हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें यह ध्यान दिए रहिएगा कि जब बार मैग्नेट को हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट m अपान n हो जाएगा। 2 पार्ट में करेंगे m/2, 3 पार्ट में करेंगे m/3, 4 पार्ट में करेंगे m/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग कि जब मैग्नेटिक मोमेंट वाला हो गया, अब आते हैं कि बार मैग्नेट को हम हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो I/2 हो जाएगा, लेकिन वर्टिकली करेंगे तो I/8 हो जाएगा। फिर यदि हॉरिजॉन्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो I/3 हो जाएगा, और वर्टिकली करेंगे तो I/27 हो जाएगा। अगली बात ये हो गई कि जब दोनों का पोल एक साइड में होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐड कर लेंगे m1 प्लस, और अपोजिट होगा तो m1 माइनस, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ऐड होगा, ठीक, I1 प्लस I2 चाहे जैसे रखें हमेशा ऐड होगा। तीसरी चीज हो गई, यदि जो है कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन नॉन मैग्नेटिक मोमेंट है तो वहाँ नॉन मैटेरियल है तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, उसके ऊपर हम लकड़ी रख देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों का, I1 प्लस I2 करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट लकड़ी का नहीं होगा, ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट केवल मैग्नेट का होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हो गया। इसके बाद आपका काई इज इक्वल टू आई अपान एच, ये वाला पढ़ लिया। फिर म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ये थोड़ा सा रिलेटेड है। फिर क्यूरी टेम्परेचर काई इज इक्वल टू सी अपान टी, तो ये आपका थोड़ा मतलब का है, ठीक, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, बाकी और जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद इसमें थियोरिटिकल क्वेश्चन डाया पैरा फेरो के, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आना है 100% क्वेश्चन इसमें से। तो इक्वेशन जो है अल्टरनेटिंग में b इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। और इसमें जो है ये जो वी नॉट वाई नॉट होते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा जाता है, ओमेगा एंगुलर हो गया, बी नॉट आई नॉट पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। देखिए यहाँ सिंबल को जरूर ध्यान दे रहिएगा कि जो है बी नॉट बी, ये 2 बातें हो गई, आई नॉट 2 बातें हो गई, ठीक। तो ये जो बी नॉट वाई नॉट है, इनके 3 नाम हैं, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। और ये जो यहाँ बी और आई हैं ये कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इसके बाद आरएमएस जो वैल्यू होती है उसके 3 नाम है, आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, ठीक। और दूसरी बात, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो किसको रीड करता है, इफेक्टिव वैल्यू को रीड करता है, आरएमएस को रीड करता है, बीआरएमएस को रीड करता है। तीसरी बात हमने कहा था किसी सर्किट में कहीं करंट दिखाई जा रही है तो वो आरएमएस होती है। चौथी बात, कहीं पर ये दिया गया है आपको
लिखा है 220 50 हर्ट्ज ऐसे दिया गया है, तो ये BRMS वैल्यू होती है। क्लियर हो गया? जब इस चैप्टर में जब तक आप इन बातों को नहीं देख करेंगे तब तक चैप्टर में कंफ्यूजन बना रहेगा आपका। तो क्या क्या हमने बताया बताओ। एक तो ये चीज हो गया कि RMS जो वैल्यूज होती हैं उनके 3 नाम हो गए, RMS, फिर वर्चुअल, फिर इफेक्टिव। दूसरा B नॉट I नॉट के 3 नाम, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। ठीक। और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रीड करता है किसको रीड करता है? RMS को रीड करता है। किसी सर्किट में करंट दिखाई गई वो कौन सी होगी? IRMS होगी। और कहीं रेटेड वैल्यू दिया गया है, रेटेड मतलब ऐसे कहीं लिखा तो ये क्या होता है? BRMS होता है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग आए BRMS हमारा क्या हुआ? B नॉट अपॉन √2। इसको डायरेक्ट याद किया रहिएगा 0.707 B नॉट, ताकि रख के कैंसिल कर लेंगे। ऐसे IRMS भी हमारा हो जाएगा IRMS I नॉट अपॉन √2 0.707 I नॉट। ठीक। एवरेज वैल्यू हो जाती 2B नॉट अपॉन पाई 0.63। ठीक। ऐसे I एवरेज होता 2I नॉट अपॉन पाई, ये भी वही हो जाएगा। पीक टू पीक का मतलब ये होता है जैसे ये B नॉट और ये B नॉट मिलके कितना हो जाएगा? 2B नॉट। ठीक। फिर इसके बाद पावर, नहीं माइनस नहीं, पीक टू पीक पूरा ऐड करेंगे। फिर इसके बाद पावर जो है एसी में इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर और अपरेंट पावर। तो ये जो मेन हमारे यहाँ आता है ये वाला आता है एवरेज पावर। ठीक। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना इसकी ज़रूरत है। तो P एवरेज बराबर हो जाएगा BRMS IRMS cos फाई। यहाँ पर फाई की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो एवरेज पावर हमारी क्या हो जाएगी? 0। इसको कहा जाता है वाट लेस करंट। और कब होता है? जब L या C प्योरली लगा होता है, उस समय फाई की वैल्यू हमारी 90 होती है, तो वहाँ पर एवरेज पावर 0 हो जाती है। फिर आते हैं पावर फैक्टर। ये होता है R/Z इज इक्वल टू cos फाई। इसको पावर फैक्टर कहा जाता है। Z को कहते हैं इम्पीडेंस। अब इसके बाद डिफरेंट टाइप सर्किट्स में हमने कहा था केवल आप LCR सर्किट को ध्यान दीजिए, बस इसी सारा निकल आएगा आपका। ये L हो गया, ये C हो गया, ये R हो गया, ये BL हुआ, ये BC हुआ और ये VR हुआ, और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज B दिया गया। ठीक। तो इसको याद किए रहिएगा कि जब सर्किट में R, देखिए 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। नंबर 1 फेज और नंबर 2 रेजिस्टेंस। सर्किट में R लगा होगा, उसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही कहा जाएगा। सर्किट में L लगा होगा, उसके रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। सर्किट में C लगा होगा, उसके रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। और जब दो से पैदा होंगे LR CR LCR, तो उसका एक कॉमन आ जाएगा, उसे कहेंगे इम्पीडेंस। तो पहली बार रेजिस्टेंस वाला मामला क्लियर हुआ। R है तो रेजिस्टेंस नाम हुआ, L से पैदा हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस हुआ, C से पैदा हुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस हुआ, 2 3 से पैदा हुआ तो कॉमन हो गया इम्पीडेंस। अब आते हैं फेज। 0 होगा। आज पूरे चैप्टर में जो फेज पढ़ना होता है B और I के बीच पढ़ना होता है। तो जब जो है R होगा तो B और I के बीच फेज 0 होगा। जब C लगा होता है तो उस केस में जो वोल्टेज है वो क्या करेगा? लैग करेगा। अच्छा, इसको याद करने के लिए आप ये याद कर लीजिएगा, ये डायग्राम ये ठीक यहाँ बना देते हैं। देखिए ये आपका BR हुआ, इधर है I होता है, ये आपका BL हुआ, ये आपका BC हुआ, ऐसे याद करिए। ठीक। तो जब R होगा तो B और I दोनों सेम फेज में हो गए। जब L होगा तो उसका वोल्टेज अपनी करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। जब C होगा तो उसका वोल्टेज अपने करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। तो ये हो गया। इसका मतलब जब L है तो फेज 90 डिग्री, जो C है तब भी फेज 90 डिग्री, और जब R है तो फेज 0 डिग्री। जब LR CR LCR हो जाते हैं तो वहाँ हम फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक। tan फाई का फार्मूला यूज करेंगे, तो अभी हम बता रहे हैं उसको। तो एक चीज़ तो ये हो गया LCR, ये चीज़ आपको याद करना है। दूसरा यहाँ पर जो वोल्टेज का फार्मूला आता है B का नेट वोल्टेज, इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो
तो नेट वोल्टेज है अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। हम लोग गलती क्या करते हैं, बी इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, यहाँ पर अलग अलग, यहाँ कहानी अलग इसलिए हो जाती है, सब अलग अलग फेज में होते हैं। तो यहाँ पर नेट वोल्टेज हमें निकालना है, तो अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। जो बी आर होगा वो आई आर होगा, जो बी एल होगा आई एक्स एल होगा, जो बी सी होगा आई एक्स सी होगा। एक्सएल एक्सी आर ये तीनों एक ही मतलब होते हैं, नाम अलग अलग हैं। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। एक्सी की जो वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी होती, 1/2 पाई एफ सी होती, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती, 2 पाई एफ एल होता है। यहाँ पर जेड की वैल्यू जब निकालेंगे यहीं से, तो ये याद किए रहिएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। tan फाई की जो वैल्यू होता है बी एल माइनस बी सी अपान बी आर, सॉल्व करेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर। पावर फैक्टर होता है आर अपान जेड, कहीं भी निकालना हो जेड की वैल्यू यहाँ रख लिया करिए, ठीक। पावर निकालना बी आर एम एस कास फाई यहीं उठा कर रख लिया करेंगे। इसके बाद आते हैं क्यू फैक्टर जो होता है बी एल अपान बी आर या बी सी अपान बी आर, और या यही सॉल्व करने पर 1/r अंडर रूट एल अपान सी हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं सीरीज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की कहानी कब होती है, जब बी एल और बी सी दोनों का वोल्टेज सेम हो जाता है, सर्किट हमारा रेजोनेंस में होता है। उस केस में जो सर्किट का फ्रीक्वेंसी है इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, और उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो नेट वोल्टेज होगा टोटल किसके बराबर हो जाएगा, बी आर को मिलेगा, और करंट जो हो जाएगी वो उस केस में आई बराबर बी अपान आर आ जाएगी, ठीक। एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, बी एल बराबर बी सी हो जाएगा, और यहीं से ओमेगा का जो फॉर्मूला आ जाता है रेजोनेंस में, ये देखिए बी एल इज इक्वल टू बी सी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, ठीक। जेड मिनिमम आर हो जाएगा, आई मैक्सिमम बी अपान आर हो जाएगा, ओमेगा एल फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कही जाती है 1/LC हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ये कहा जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। पावर फैक्टर 1 हो जाएगा क्योंकि प्योरली आर बन जाता है, और आर में फाई 0 होता है। पावर एवरेज मैक्सिमम आ जाती क्योंकि फाई वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सीरीज वाला है, पैरेलल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो एक बार फिर से समराइज करिए इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हमने क्या बताया, जो इक्वेशंस हैं इनके, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। नामकरण इनके समझ लीजिए, आई नॉट बी नॉट का नाम पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड। इसके बाद बी और आई का नाम होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फिर इसके बाद आते हैं आरएमएस वैल्यू, बी आरएमएस होता है बी नॉट अपान रूट 2 इज इक्वल टू 0.707, बी नॉट आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट अपान रूट 2 इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। और इसके बाद हमने कहा कि जो आरएमएस वैल्यूज हैं इनके 3 नाम हो गए, आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू एंड वर्चुअल वैल्यू। और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है वो हमेशा इफेक्टिव वैल्यू को ही मेजर करता है। फिर हमने बताया कहीं सर्किट में करंट दी गई है वो कौन सी होती है, आरएमएस होती है। कहीं जो है कहीं लिखा है 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज लिखा है, इसका मतलब वो बीआरएमएस, रेटेड डाटा आपका क्या हो गया, बीआरएमएस हो गया, ठीक। ये हो गया। इसके बाद जो है सीधे अब आते हैं हम लोग एलसीआर सर्किट पर। 7 टाइप के सर्किट होते हैं, इसमें हमें 2 बातों ध्यान देना है, फाई पर ध्यान देना है और क्या देना, रेजिस्टेंस पर। जब आर लगा होता है उसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कहेंगे, जब सी लगा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जब एल लगा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जब 2-2 3 पैदा होता है तो एक ही नाम होता है इम्पीडेंस। जेड से डिफाइन करते हैं, सबकी यूनिट ओम होती है। फिर इसके बाद फाई आते हैं, जब आर होता है फाई 0 होता है, जब एल होता है तो उसका वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है अपनी करंट से, जब सी होता है तो उसका वोल्टेज अपनी करंट से 90 लैग करता है। और जब 2-2 लगे होंगे तो उस समय हम फार्मूले का यूज करते हैं। अब आते हैं फार्मूले पर, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। इसके बाद आते हैं जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर इसके बाद tan फाई इज इक्वल टू बी एल माइनस बी सी अपान बी आर इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर, ठीक। ये जेड का हो गया। इसके बाद पावर फैक्टर होता है आर अपान जेड। इसके बाद एवरेज पावर होती है बी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कास फाई, ठीक। और इसमें हमने बताया फाई वैल्यू जब 90 हो जाएगा तो एवरेज पावर 0 होता है, इसको वाटलेस करंट कहा जाता है, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं रेजोनेंस में।
अब अच्छा, इसके बाद बी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, एक्स एल बराबर ओमेगा एल, बी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, इसको रटना है। फिर आते हैं हम लोग सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है कि जो सर्किट का आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो इनपुट सप्लाई के बराबर होता है। दूसरी चीज़ बी एल इज इक्वल टू बी सी, फिर एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल, फिर जो है आपका जेड ये हो जाएगा मिनिमम इज इक्वल टू आर, करंट हो जाएगी मैक्सिमम बी अपान आर, ठीक। इसके बाद फाइव वैल्यू 0, तो पावर हो जाएगा मैक्सिमम बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, पावर फैक्टर हो जाएगा 1 क्योंकि आर अपान जेड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें हो गई। और इसके बाद आपका क्वालिटी फैक्टर में हमने बताया बी एल अपान बी आर या बी सी अपान बी आर। तो ये इतना आपका हो गया, इसको रटे रहिएगा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।